Assalamualaikum. Beta, starting with this brand new lecture, brand new chapter, endometriosis. It's really important topic, and it's not really long lecture, a lengthy lecture. It is going to be, not that big. So yeah, it's an important concept, endometriosis. By definition, beta, endometriosis is the endometrial tissue lying outside the uterine cavity. ठीक है, एंडोमेट्रियल टिश्यू को जाहिर है नॉर्मली यूट्रस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यूट्रस के अलावा यूट्रस के आउटसाइड मौजूद हो एंडोमेट्रियल टिश्यू तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, ठीक है। यूजुअली इट इज़ फाउंड विद इन एक्टोपिक साइट्स, जैसे कि पेल्विस के अंदर कॉमनली लोकेटेड होता है ऑन द पेरिटोनियम, पाउच ऑफ डगलस, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स, ठीक है। उसके अलावा ब्लैडर की वॉल और लेस कॉमनली कुछ और साइट्स पे डिपॉजिट होता है, ठीक है। जैसे कि लेस कॉमनली अम्ब्लाइकस के ऊपर, अगर एब्डोमेन के ऊपर कोई सर्जिकल स्कार्स हैं तो उसमें डिपॉजिट होता है। इवन ऊपर लंग्स की प्लूरल कैविटी में भी जाके ये डिपॉजिट हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है बेटा, जो आपका एंडोमेट्रियल टिश्यू है नॉर्मली उसको यूट्रस की कैविटी में होना चाहिए, लेकिन अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू अपनी जगह के अलावा बाहर कहीं मौजूद हो तो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। बाहर कहाँ कहाँ ये मिल सकता है? जो पेल्विस की लाइनिंग पेरिटोनियम है वो साइड वॉल्स पे, उसमें जाके ये एंडोमेट्रियल टिश्यू डिपॉजिट हो जाए। आपका देखिए ना बेटा, ये है एंडोमेट्रियम, ठीक है। बोथ द साइड्स, डाउन इज द सर्विक्स, ओके। These are the nice looking kind of tubes, okay. Endometrial tissue should be here, right there, okay. But if it is present outside this particular area, it is said to be endometriosis. ये कहीं पे भी डिपॉजिट हो सकता है बेटा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पेल्विस की जो पेरिटोनियम है, इस पेरिटोनियम के ऊपर भी ये एंडोमेट्रियल टिश्यू डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। एक्टोपिकली प्रेजेंट हो सकता है। जो आपका पाउच ऑफ डगलस होता है उसमें भी ये मौजूद हो सकता है आपका एंडोमेट्रियल टिश्यू, ठीक है। नॉर्मली यहाँ से निकल के पाउच ऑफ डगलस में, ठीक है। जो यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट लिगामेंट्स आपके यूट्रस के, तो उसमें भी जाके ये डिपॉजिट हो सकता है। आपके बेटा ब्लैडर की वॉल में भी ये आपको एंडोमेट्रियल टिश्यू मिलेगा, ठीक है बेटा, ओके जी। अच्छा, लेस कॉमनली वैसे ये ओवरी में भी मिलता है, डोंट फॉरगेट, और तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये। जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो एक्टोपिकली आपका ओवरी में भी मिलता है, और ओवरी के अंदर कुछ इस तरीके से ये सिस्ट बनाता है। ये एंडोमेट्रियल टिश्यू यहाँ से निकल के ओवरी में भी मिलता है, ठीक है। एक्टोपिकली एंडोमेट्रियोसिस जो है, तो ये इसमें सिस्ट बनाता है एंडोमेट्रियल टिश्यू ओवरी के अंदर। इस सिस्ट को हम एक खास नाम देते हैं जिसके बारे में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। इसको एंडोमेट्रियोमा कहते हैं, एंडोमेट्रियोमा। और फिर इसके अंदर ब्लड फिल्ड होता है जो कि ओल्ड होता है और वो ब्राउन कलर की अपीयरेंस देता है, तो इस वजह से इसको हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं फाइंडिंग पे, ठीक है बेटा। ये कुछ साइट्स हैं, ठीक है। अच्छा, राइट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो बेटा आपका एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू है, जो कि अपनी जगह के अलावा कहीं और कुछ और साइट्स पे एक्टोपिकली मौजूद है, वो वहाँ पे फाइब्रोसिस को इंड्यूस करता है। चाहे आपका एंडोमेट्रियल टिश्यू ओवरी में हो, पेरिटोनियम में हो, क्या करता है, उस टिश्यू की फाइब्रोसिस करा देता है एंड इन्फिल्ट्रेट इनटू द डीपर टिश्यू, जैसे कि रेक्टोवेजाइनल सेप्टम एंड द ब्लैडर। और अगर पर्टिकुलरली ये इन्फिल्ट्रेशन ओवरी के लेवल पे हो रही है तो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, एंड दिस सिस्ट में बी इनलार्ज्ड एंड कंटेन्स द ओल्ड अल्टर्ड ब्लड विद द थिक ब्राउन अपीयरेंस, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं या फिर एंडोमेट्रियोमा कहते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आपको बातें समझ आ रही होंगी। क्या कहा मैंने बेटा कि ये जो आपका एंडोमेट्रियल टिश्यू अपनी नॉर्मल जगह से निकल के एक्टोपिकली कहीं और जाके प्रेजेंट होता है, वहाँ पर फाइब्रोसिस को इंड्यूस करता है। कोई भी देखिए, एक बार एंडोमेट्रियम अपनी जगह से निकल के कहीं और चला गया ना, वहाँ पे टिश्यू में जाके डीपली वो इन्फिल्ट्रेट करने। अब देखें, ये ब्लैडर की वॉल में जब जाता है ना, ये ब्लैडर है, जब एंडोमेट्रियल टिश्यू यहाँ पे आता है ना तो वॉल के अंदर ये इन्फिल्ट्रेशन करता है, डीपर टिश्यू में जाने की कोशिश करता है, ठीक है, राइट, ओके। इन द ब्लैडर, इन द रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, एंड आल्सो अगर हम पर्टिकुलरली ओवरी की बात करें ना,
तो ओवरी के अंदर दिस एंडोमेट्रियल टिश्यू इट एक्चुअली इन्फिल्ट्रेट्स एंड फॉर्म्स द कंप्लीट सिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर ओल्ड अल्टर्ड ब्लड होता है ब्राउन कलर का, ये एक पूरा सिस्ट बन जाता है। ये सिस्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एंडोमेट्रियल टिश्यू है जो कि इन्फिल्ट्रेटेड है ओवरी के अंदर, ठीक है। तो इसको हम एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। एंडोमेट्रियोमा क्यों कहते हैं? ओमा इसलिए क्योंकि ये एक सिस्टिक ग्रोथ है, बिनाइन ग्रोथ है, इसलिए ओमा कहते हैं। और एंडोमेट्रियोमा क्यों कहते हैं, एंडोमेट्रियो क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियल टिश्यू है इसके अंदर। इसका दूसरा नाम चॉकलेट सिस्ट है। चॉकलेट सिस्ट कहने की वजह यह है कि इसके अंदर जो ब्लड होता है बेटा वो ओल्ड होता है, अल्टर्ड होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, इस वजह से वो चॉकलेट काइंड ऑफ अपीयरेंस देता है, तो उसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, the endometriotic tissue, the tissue which has been, and what is endometriotic tissue? The tissue which is now present ectopically, it responds to cyclical hormonal changes। देखिए, आपको पता है बेटा जो आपका जो यूट्रस है, ठीक है, उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम मौजूद है, वो एंडोमेट्रियम क्या करता है, हार्मोन्स को रिस्पॉन्स करता है, जो भी मंथली साइकिल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनको रिस्पॉन्स करता है। When in the early part of the cycle it receives estrogen, तो इसकी होती है प्रोलिफरेशन, ठीक है, यही होता है। और फिर लेटर पार्ट ऑफ साइकिल में इसको क्या मिलता है, प्रोगेस्ट्रॉन मिलता है, और प्रोगेस्ट्रॉन से इसकी प्रोलिफरेशन रुक जाती है और इसके अंदर सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसके अंदर वस्कुलरिटी डेवलप होती है, ग्लैंडुलर कंपोनेंट्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा जब ये चेंजेस मंथली साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम में आ रहे हैं यहाँ पे यूट्रस के अंदर, तो जब एंडोमेट्रियोसिस होगी और ये एंडोमेट्रियल टिश्यू यहाँ से निकल के दूसरी जगहों पे मौजूद होगा, जैसे कि आप फ़र्ज़ करें ओवरी में मौजूद होगा, या फिर ब्लैडर में मौजूद होगा, या फिर पाउच ऑफ डगलस में मौजूद होगा, कहीं पर भी ये एंडोमेट्रियल टिश्यू मौजूद होगा एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, तो क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है बेटा इन हार्मोनल चेंजेस को रिस्पॉन्स करेगा। ईस्ट्रोजन आपके एंडोमेट्रियल टिश्यू पे लगेगा, चाहे वो एंडोमेट्रियल टिश्यू यहाँ हो, चाहे वो एंडोमेट्रियल टिश्यू यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ठीक है बेटा। तो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू जो है यानी कि वो टिश्यू एंडोमेट्रियम का जो कि एक्टोपिकली प्रेजेंट है आपके ब्लैडर में, ओवरी में, कहीं पे भी, ठीक है बेटा। इट विल रिस्पॉन्ड टू साइक्लिकल हार्मोनल चेंजेस। और फिर ज़ाहिर है जब आपको पता है बेटा प्रोगेस्ट्रॉन विड्रॉल करेगा तो ब्लीडिंग होगी, जो कि ब्लीडिंग आपके एंडोमेट्रियम में भी होगी जो कि यूट्रस में मौजूद है, ठीक है। वही ब्लीडिंग आपके एंडोमेट्रियम से होगी जो कि कहीं और मौजूद है यूट्रस के अलावा, ब्लैडर में, ओवरी में, ब्लैडर में, कहीं लिगामेंट्स पे, ठीक है। साइक्लिकल ब्लीडिंग होगी और लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग एंड हीलिंग विल लीड टू फाइब्रोसिस। अब फ़र्ज़ करें कि आप देखें ना, ये एक ब्लैडर है, ठीक है, ये ब्लैडर में आपको एंडोमेट्रियल टिश्यू दिख रहा है, दिस इज़ एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। और क्या होगा जब बेटा साइकिल चलेगी मंथली, तो ये जो ब्लैडर के अंदर एंडोमेट्रियल टिश्यू मौजूद है ये पहले ईस्ट्रोजन रिसीव करेगा, यानी कि ये डेवलप होगा, ठीक है, इसके अंदर प्रोलिफरेशन होगी। फिर लेटर पार्ट ऑफ साइकिल में प्रोगेस्ट्रॉन आएगा, प्रोगेस्ट्रॉन इसके अंदर सिक्रेटरी चेंजेस लेके आएगा। फिर क्या होगा, एंड ऑफ द साइकिल प्रोगेस्ट्रॉन विड्रॉल होगा और ये सारा टिश्यू जो है वो शेड होगा, ब्लीडिंग होगी। अब ब्लीडिंग ब्लैडर के अंदर होगी और फिर जाहिर सी बात है यूरिनरी सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। और ये रिपीटेड ब्लीडिंग होगी, रिपीटेड, देखिए हमको पता है बेटा ब्लीडिंग होती है इस एंडोमेट्रियल टिश्यू में से, ये फिर रीजनरेट करता है, दोबारा एस्ट्रोजन आता है, फिर ये एंडोमेट्रियल टिश्यू सही हो जाएगा। तो ये जो रिपीटेड रीजनरेशन और रिपीटेड ब्लीडिंग हो रही है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, रिपीटेड देखें एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग एंड हीलिंग, इट विल लीड टू फाइब्रोसिस। ब्लैडर के अंदर या कहीं पर भी ये एंडोमेट्रियल टिश्यू मौजूद है, उसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी। फाइब्रोसिस की वजह से एडहेशंस डेवलप होंगे दो पेल्विक ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। एक फाइब्रोसिस होगी जब बेटा एक ऑर्गन की, तो वो इतना हार्ड और वो इतना काइंड ऑफ स्टैटिक हो जाएगा और इवन एडहेशंस डेवलप हो जाती है दो पेल्विक ऑर्गन्स के बीच में। फ़र्ज़ करें ये एक ब्लैडर है, ये दूसरा पेल्विक ऑर्गन है, इनके बीच में ऐसे एडहेशंस हो जाएंगे, बीच में कुछ लाइनिंग होंगी जो उनको चिपका के रखेंगे आपस में, ठीक है, इसको एडहेशंस कहते हैं। और एडहेशंस की जैसे ज़ाहिर, अब फ़र्ज़ करें ये एडहेशंस आपके ब्लैडर और यूट्रस के बीच पे है, ठीक है, ये ब्लैडर है और ये यूट्रस है, so if there are strong adhesions in between these two, so do you think it is possible to be fertile? अगर ये ब्लैडर है, ये यूट्रस है, इतना टाइट दोनों के बीच में एडहेशंस हैं कि यूट्रस की सारी मोबिलिटी चली गई है, जो लेग्सिटी है, मोबिलिटी है, ड्यू टू दीज एडहेशंस बिटवीन द ब्लैडर एंड द यूट्रस, obviously uterus will be unable to implant the growing fetus, right? So there will be pain
एंड इनफर्टिलिटी, ठीक है। और अगर ये एडहेशंस बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाएं तो देयर विल बी फ्रोज़न पेल्विस। जब बहुत ज़्यादा एडहेशंस हो जाएं बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में तो पूरा आपका पेल्विस फ्रीज हो जाएगा ना, सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे एडहेशंस के थ्रू, ठीक है। सो फ्रोज़न पेल्विस इज़ व्हेन द एडहेशंस टेथर पेल्विक ऑर्गन्स एंड ऑब्लिटरेट द नॉर्मल पेल्विक एनाटमी। ज़ाहिर सी बात है बेटा, जब सारे पेल्विक ऑर्गन्स अपने साथ चिपक जाएंगे तो वो पूरी जो पेल्विस की एनाटमी है वो तो फिर बरकरार नहीं रहेगी, ठीक है। इट विल नॉट बी द नॉर्मल एनाटमी एनी मोर, ठीक है बेटा। अब ये एंडोमेट्रियोसिस का छोटा सा कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आया होगा। क्विकली अगर रिकैप करें तो यहाँ से बात समझें कि जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू होता है यानी कि एंडोमेट्रियल टिश्यू, एंडोमेट्रियल टिश्यू जो कि एक्टोपिकली प्रेजेंट है, वो भी साइक्लिकल हार्मोनल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है। ऐसा नहीं है कि जो एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर मौजूद है वही सिर्फ साइक्लिकल हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करती है। जो एक्टोपिकली प्रेजेंट आपकी एंडोमेट्रियम है यूट्रस की कैविटी के बाहर, ओवरी में, ब्लैडर में, इवन नेजल कैविटी तक जाती है, और पाउच ऑफ डगलस या दूसरे जो भी लिगामेंट से जहाँ तक भी एंडोमेट्रियल टिश्यू जाता है एक्टोपिकली, वहाँ पर वो एंडोमेट्रियम हर जगह पे हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है हार्मोन को जब रिस्पॉन्ड करता है तो एंड ऑफ द साइकिल ब्लीडिंग भी होगी, ठीक है। और ब्लीडिंग के दौरान इन्फ्लेमेशन होती है, तो आपको पता है जब टिश्यू टूटता है तो इन्फ्लेमेशन होती है। और आपको पता है कि 4-5 दिन ब्लैडर में ब्लीडिंग होगी, फिर उसके बाद ईस्ट्रोजन आ जाएगा, और ईस्ट्रोजन क्या करेगा, फिर इसको तैयार करना शुरू कर देगा एंडोमेट्रियम को जो ब्लैडर में अब मौजूद है, ठीक है। और इससे क्या होगा, फिर जो है हीलिंग हो जाएगी, फिर एंड ऑफ द साइकिल फिर ब्लीडिंग होगी, फिर हीलिंग होगी, फिर एंड ऑफ द साइकिल ब्लीडिंग होगी। तो इस रिपीटेड हीलिंग और रिपीटेड ब्लीडिंग की वजह से उस ऑर्गन की फाइब्रोसिस हो जाती है, टिश्यू की फाइब्रोसिस हो जाती है। और फाइब्रोसिस के बाद अल्टीमेटली एडहेशंस डेवलप होते हैं, यानी कि स्टिकिंग्स डेवलप होती हैं दो पेल्विक ऑर्गन्स के बीच में। जाहिर सी बात है बेटा, दो ऑर्गन आपस में अडहेयर होंगे बहुत स्ट्रांगली तो पेन भी होगा, और इनफर्टिलिटी अगर यूट्रस इन्वॉल्व है आपका, ठीक है। तो अच्छा, अगर ये मैंने बताया एडेशंस बेटा बहुत एक्सटेंसिव हो जाए, इतनी एक्सटेंसिव के पेल्विस के बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लें, तो पूरी पेल्विस की एनाटमी ऑब्लिटरेट हो जाए, चेंज हो जाए, अल्टर हो जाए, तो उसको फ्रोजन पेल्विस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक टर्म है जरा उसको डिस्कस करते हैं, एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस इज द यूट्राइन कंडीशन ऑफन सीन विद एंडोमेट्रियोसिस। एडिनोमायोसिस ऐसी कंडीशन है जो कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, the islands of the endometrial tissue are found deep within the underlying myometrium। देखिए बेटा, ये आपकी एंडोमेट्रियम है और नीचे जो है वो मायोमेट्रियम है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, और ये एंडोमेट्रियल टिश्यू है। अब अच्छा मुझे ये बताएं कि ये ओवरी है, ठीक है, ये ब्लैडर है। अगर ये एंडोमेट्रियल टिश्यू इस यूट्राइन कैविटी से निकल के आपकी ओवरी में चला जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियोसिस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियोसिस कहेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन अगर ये एंडोमेट्रियल टिश्यू अपने एंडोमेट्रियम से निकल के मायोमेट्रियम में इन्फिल्ट्रेट कर जाए तो इसको एंडोमेट्रियोसिस नहीं कहते, इसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एडिनोमायोसिस कहते हैं। लोग, एडिनोमायोसिस इज द यूट्राइन कंडीशन जो कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में देखने को मिलती है। एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट कौन, जिसमें फ़र्ज़ करें ये एंडोमेट्रियल टिश्यू है, यूट्रस कैविटी से बाहर गया और जाकर ओवरी में डिपॉजिट हो गया, तो ये एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट हो गया। इस पेशेंट में एडिनोमायोसिस भी साथ में देखने को मिलेगी। एडिनोमायोसिस क्या होती है कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो डीपली पेनिट्रेट करके मायोमेट्रियम को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एडिनोमायोसिस। आई विल फर्दर एक्सप्लेन फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। Talking about beta incidence of endometriosis, we'll be completely discussing in this chapter each and everything about endometriosis. The incidence of endometriosis that occurs in 5 to 10% of the women of the reproductive age, that is between 13 to your beta 50 years of age. 50, not 50, okay, even less than 50, but it's typically the fertile period. This is the fertile period, by the way. This is not the reproductive age. Reproductive age is around 18 to 35, 36 years, right? This is the reproductive age, this is the fertile period, by the way. Okay, so endometriosis is occurring in 5 to 10% women of the reproductive age. 1/3 of the women with the pelvic pain or infertility, they have endometriosis for sure. They have endometriosis for sure. एक आपके पास देखें बेटा, 100 वुमेन आती हैं, 100 पेशेंट्स आते हैं आपके पास जिनको पेल्विक पेन और इनफर्टिलिटी है, ठीक है।
आपके पास 100 पेशेंट आते हैं, ओके, आपके पास 100 पेशेंट आते हैं जिनको पेल्विक पेन और इनफर्टिलिटी है, तो इसका 1/3 जो हिस्सा है बेटा, उनमें पेन और इनफर्टिलिटी का रीज़न जो है वो क्या होगा, एंडोमेट्रियोसिस होगा, ठीक है। 1/3 ऑफ द वुमेन विद द पेल्विक पेन और इनफर्टिलिटी दे हैव एंडोमेट्रियोसिस, राइट। It is estrogen dependent condition, therefore it resolves after the menopause or when the treatment is directed towards inducing a pseudomenopause. मेनोपॉज में क्या होता है बेटा, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो आपके एंडोमेट्रियम की एट्रोफी हो जाती है, चाहे वो एंडोमेट्रियम यूट्रस की कैविटी में मौजूद हो, चाहे वो एंडोमेट्रियम एक्टोपिकली कहीं ओवरी या फिर ब्लैडर वगैरह में मौजूद हो, एट्रोफीड हो जाएगा। जब एंडोमेट्रियल टिश्यू एट्रोफीड हो जाएगा तो एंडोमेट्रियोसिस नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी और फिर मसला ही हल हो जाएगा। यह है बेटा आपकी यूट्रस की कैविटी, ठीक है, ये मौजूद है आपका नॉर्मल एंडोमेट्रियम, ठीक है, और ये है आपकी ओवरी बेटा, इसमें ये एक्टोपिकली आपका मौजूद है एंडोमेट्रियम, ठीक है, जिसको एंडोमेट्रियोमा के नाम से जानते हैं मशहूर ज़माना, ठीक है। जब मेनोपॉज हो जाएगा 50 साल से उम्र, आपको पता है ना एंडोमेट्रियम एस्ट्रोजन को रिस्पॉन्ड करती है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है एंडोमेट्रियम, यू प्रोवाइड द एस्ट्रोजन टू एंडोमेट्रियम इट विल ग्रो, अदरवाइज इट विल अंडरगो एट्रोफी। जब मेनोपॉज आ जाएगा तो एस्ट्रोजन नहीं होगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा तो ये टिश्यू जो है वो एट्रोफीड कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और एंडोमेट्रियोसिस नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आप मेनोपॉज के करीब नहीं हैं फिर एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट कैसे करें, फिर आप कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दें जो कि आपको मेनोपॉज की तरफ लेके जाए, सूडो मेनोपॉज, वक्त से पहले ही जो है वो झूठा जो है डिफॉल्स मेनोपॉज, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा डिस्कस करेंगे आगे तफसील में, लेकिन उससे पहले बेटा हम चलते हैं ईटियोलॉजी की तरफ, ईटियोलॉजी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस के वाई एंडोमेट्रियोसिस या why endometriosis. Look, your endometrium is looking really good in the uterine cavity. The question is, why is this endometrial tissue getting out of the uterine cavity and entering into some other ectopic sites? The question must be there. Well, look, the etiology is not really known, the exact etiology is unknown, but there are some theories. There are some theories that are actually trying to describe what is the actually pathway through which the endometrial tissue actually leaves the uterine cavity and enters into some ectopic sites. The very important theory and the only theory I think we should keep in the mind is the Sampson's implantation theory. Sampson's implantation theory says that the retrograde menstrual regurgitation of the viable endometrial glands and tissue along the patent fallopian tube and subsequent implantation on what pelvic peritoneal surfaces cause the endometriosis. Let me explain you what does it mean.